वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो NABRD ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। NABRD मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस बैंक के अंदर ग्रेड ए और ग्रेड बी यानी असिस्टेंट मैनेजर यानी बैंक पीओ के लेवल का, और मैनेजर यानी मैनेजर के लेवल का, बैंक मैनेजर के लेवल के नोटिफिकेशन निकली हुई है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी 17 तारीख को निकलेगी, 17 जुलाई को। बट स्टिल हम ये वीडियो अभी देखने वाले हैं। सारी की सारी डिटेल हम इसके अंदर जो भी देखने वाले हैं सबके सब करेक्ट होगी, और जो भी नोटिफिकेशन आने वाला है उसके अंदर भी यही डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं। और एक पॉइंट मैं आपको ध्यान से बता देता हूं कि इस वीडियो में पोस्ट के पार्ट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस फॉर्म को आप 3 बार भर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, आप 3 बार इस फॉर्म को भर सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए। मैं पोस्ट के डिटेल्स में आपके इस डाउट को क्लियर करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की यह है कि इस वीडियो के बीच में मैं आपको पोस्ट की डिटेल्स जब बताऊंगा, वहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप कैसे 3 बार भर सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए। तो वहां पर आप उस पार्ट को जरूर सुनना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ज्यादा डाउट भी उसके बारे में आएगा आपको। और आप इस नौकरी को कोई नॉर्मल जॉब मत समझना, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल नौकरी है। और जब हाई प्रोफाइल नौकरी के आप फॉर्म भरोगे तो उसकी तैयारी भी उसके हिसाब से होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको एक कोर्स रिकमेंड कर देता हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ऑलिव बोर्ड का कोर्स मैं आपको यहाँ रिकमेंड करता हूँ NABRD के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। अभी 3-4 वीडियो पहले ही मैंने इसका कोर्स आपको रिकमेंड किया था फ्री में, और कहा था NABRD का नोटिफिकेशन भी निकलने वाला है। तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें फ्री मिल रही थी, यहां पर भी आपको चीजें फ्री मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करिए। सबसे पहला काम रजिस्टर करना है, उसके बाद फ्री की चीजें तो मिलेंगी, लेकिन साथ में अगर आपको इस नौकरी की तैयारी करनी है तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, सिर्फ पेपर 1 की नहीं, पेपर 2 की भी लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, जनरल अवेयरनेस का पूरा कवरेज मिलने वाला है। इसके अंदर 2 पेपर एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब से 2 पेपर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो उन दोनों के अंदर भी आपको स्पेसिफिकली बहुत सारे डाटा मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर आपको नोट्स मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस मिलने वाली, हर एक चीज मिलने वाले हैं जो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जरूरी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करिएगा इसको। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो है नोटिफिकेशन की डिटेल्स देखेंगे, क्या आखिर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम इसी के अंदर देखने वाले हैं, पोस्ट की डिटेल्स भी हम इसी के अंदर देखेंगे। सेकंड, इसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। थर्ड, हम देखेंगे बुक्स की कौन सी बुक्स बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस, उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ, उसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का। अभी बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वरना मेरा ऐप है नोवर निखिल, आप वहां से भी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्स की। तो 17 जुलाई 2021 को इसका नोटिफिकेशन निकलेगा अभी, यानी 1-2 दिन बाद। 15 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इस फॉर्म की जो आखिरी डेट है वो है 7 अगस्त 2021। तो हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 900 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए यहाँ पर उनकी एप्लीकेशन फीस है। और ये जितने भी मैं आपको फीस बता रहा हूँ, ये 3 बार फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये 3 बार यही जो पैसा लग रहा है ना, यही आपके पैसे लगेंगे, वो हम पोस्ट में देखेंगे चीजें। ये देख लिया हमने एप्लीकेशन फीस। अब हम बात करते हैं पोस्ट की डिटेल्स के ऊपर। तो पोस्ट की डिटेल्स में टोटल 162 पोस्ट है आपकी NABRD ग्रेड ए और NABRD ग्रेड बी दोनों की पोस्ट को मिला करके। अगर अलग अलग बात करें तो NABRD ग्रेड ए में 155 पोस्ट है, और NABRD ग्रेड बी में टोटल 7 पोस्ट है। और NABRD ग्रेड ए के अंदर, जनरल के अंदर 148 पोस्ट है, राजभाषा सर्विस के अंदर 5 पोस्ट है, इसको राजभाषा अधिकारी भी बोलते हैं, और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के अंदर 2 पोस्ट है, और आपका NABRD ग्रेड बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरल के अंदर पोस्ट है जो कि हमारी 7 पोस्ट है। तो ये हो गई हमारी पोस्ट की डिटेल्स। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब आप इस फॉर्म को भर रहे होगे तो ध्यान से सुनिएगा। NABRD ग्रेड ए के अंदर आपको मैंने बताया ना, सिक्योरिटी वाली भी पोस्ट है, राजभाषा सर्विस भी है, राजभाषा अधिकारी जिसको बोलते हैं, और जनरल भी है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप तीनों के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग फॉर्म डालना होगा और आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद बात करेंगे ग्रेड बी के लिए। तो अब ग्रेड बी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो, तो आप 4 बार इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला आपका होगा ना, यानी ग्रेड ए का जो जनरल पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर 15 और सब पोस्ट हैं। समझ में आ रहा है आपको? जनरल जो पोस्ट है, अभी हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि जनरल पोस्ट के अंदर ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, इसके अंदर 15 पोस्ट है अलग अलग। उस 15 के 15 पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, और आप उन 15 पोस्ट में किसी एक पोस्ट को ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जनरल का एक पोस्ट हो गया, उसके बाद आप चाहो तो राजभाषा अधिकारी का अप्लाई कर सकते हो दूसरा, और आपका सिक्योरिटी का अप्लाई कर सकते हो थर्ड, और फोर्थ आपका NABRD ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल हमारे 4 पोस्ट हो गए। तो ये देख लिया हमने पोस्ट। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं NABRD ग्रेड ए के किसी भी पोस्ट के लिए, और NABRD ग्रेड बी के लिए 21 साल से लेकर के 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एज का ब्रैकेट। तो ये देख लिया हमने एज के क्राइटेरिया। अब हम आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है ना, इसके अंदर एक पोस्ट कम है। लास्ट ईयर की बात करूँ तो लीगल वाला एक पोस्ट निकला हुआ था, जो कि इस बार है नहीं, और 5-6 के आसपास आपके पोस्ट बढ़े हैं जनरल के अंदर, जिससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुझे लग रहा है लीगल का एक ऐड कर देंगे इसके अंदर एक पोस्ट, जो कि लीगल वाला जनरल के अंदर ही डाल देंगे। तो लीगल के लिए एक अलग से रिक्रूटमेंट निकलती थी, जो कि नहीं निकलेगी अब। और आपको ये भी लग रहा होगा कि इस फॉर्म को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ऐसा क्यों है बेसिकली? तो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। होता क्या था ना, कुछ साल पहले क्या, 2017 की बात करूं तो ये जितने भी मैं आपको फॉर्म बता रहा हूं, RBI ग्रेड ए के अंदर 3 पोस्ट हमने देखे, तीनों के अलग अलग नोटिफिकेशन निकलते थे। तीनों अलग अलग किस्म की नौकरियां थी। लेकिन क्या होता था कि नोटिफिकेशन अलग निकलेगा, अलग अप्लाई करोगे, अलग फॉर्म भरोगे, अलग एग्जामिनेशन दोगे। तो RBI ग्रेड ए ने क्या किया कि एक ही फॉर्म निकाल दिया। पैसे तो कमाएगा 3 बार 3 भरवा करके आपसे देती, लेकिन उसका फायदा ये हो जाएगा कि एग्जामिनेशन उसको एक ही बार लेना पड़ेगा। पैसे तो आपसे 3 बार के लेगा, लेकिन उसको एग्जामिनेशन एक ही बार लेना पड़ेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न में इस चीज़ को समझेंगे। तो आप ये चीज़ समझिए, इस वजह से मैं कह रहा था कि अलग अलग फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत लॉजिकल बात है ये। वैसे ही अब का NABRD ग्रेड बी का लास्ट ईयर 2020 की बात करूं तो अलग फॉर्म निकला था, लेकिन इस बार इसी में डाल दिया। तो यहां पर भी कुछ झोल करेगा, मुझे लग रहा है सिंगल एग्जामिनेशन लेगा, और सिंगल एग्जामिनेशन को लेने की वजह से फीस तो आपसे 4 बार लेगा, और लेकिन एग्जामिनेशन इसका एक ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है, इंटरेस्टिंग होगा ये काफ़ी। लेकिन अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर हम आते हैं। तो यहाँ पे NABRD ग्रेड ए, NABRD ग्रेड बी 2 था हमारा। सबसे पहले ना छोटे छोटे से स्टार्ट करता हूँ। तो NABRD ग्रेड बी का आपको सबसे पहले बताता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। NABRD ग्रेड बी को कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स आए थे, और ये परसेंटेज क्राइटेरिया 55% होगा फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। करस्पॉन्डेंस वाले यानी पत्राचार वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन में कई बार फेल होकर के पास हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 60% थे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपने BA, BCom, BSc, BTech, MBA, CA आपने कुछ भी किया हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो NABRD ग्रेड बी के फॉर्म के लिए। ठीक है, इसका बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं NABRD ग्रेड ए के अंदर। NABRD ग्रेड ए के अंदर सबसे पहले हम सिक्योरिटी वाली पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी ऑफिसर जिसकी 2 पोस्ट है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए 2 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन मतलब अगर आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में से एज अ ऑफिसर रिटायर हुए थे, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर के, और आप एज के ब्रैकेट के अंदर आते हो, और आप ग्रेजुएट थे या फिर ग्रेजुएशन आपने बाद में किया होगा। ऑफिसर थे तो आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट इग्नू से वैसे ही मिल गया होगा, और इसके अलावा कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रेजुएशन के अंदर। तो कोई भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का ऑफिसर जिसका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, वो रिटायर हुआ हो, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया हो बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट में, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत ही कम कट ऑफ जाता है आपका इस पोस्ट का। अब आपको लग रहा होगा ऑफिसर तो पहले से 80-85 हज़ार रुपये सैलरी उठाता है, वो क्यों छोड़ करके आएगा यहाँ पे? वो छोड़ के इसलिए आएगा क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले होते हैं बेसिकली डिफेंस के अंदर, यानी 15 साल के बाद उनको डिफेंस निकाल लेगा।
लेकिन NABRD तो नहीं निकालेगा। तो इसलिए होता क्या है कि जिसकी सर्विस 7 साल 8 साल हो चुकी है, 10 साल हो चुकी है, उसको लग रहा है भाई अब मैं तो ऐसे नहीं छूटने वाला हूँ, तो वो इस टाइप के एग्जामिनेशन देते हैं, रिजिग्नेशन देते हैं वहाँ से, इस टाइप के एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं और नौकरी यहाँ पर पाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर, जो कि हमारा नाबार्ड ग्रेड ए राजभाषा अधिकारी का। राजभाषा अधिकारी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री ली है किसमें, हिंदी में, यानी BA हिंदी किया है या फिर BA इंग्लिश किया है आपने, और 50% मार्क्स से ज़्यादा थे आपके, प्लस एक क्राइटेरिया और है, अगर आपने BA हिंदी किया है तो इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट आपके 3 साल में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने BA इंग्लिश किया है तो हिंदी आपका एक सब्जेक्ट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है और आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स भी थे ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट की इतनी कम कट ऑफ जाती है ना कि फॉर्म भरना ही नौकरी लेने के बराबर है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये एक क्वालिफिकेशन हो गया, सेम इसी टाइप का क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, पैटर्न इसी तरीके का है, आपको तो और समझ में आएगा। अगर आपके ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ नहीं था, आपके ग्रेजुएशन में बहुत कम नंबर आए थे, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, किस चीज़ में, अगेन हिंदी में। अगर आप हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर इंग्लिश एक सब्जेक्ट था और आपके PG के अंदर 50% से ज़्यादा मार्क्स थे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कैच क्या है कि ग्रेजुएशन के परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, हो सकता है ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आए हो लेकिन PG में आप अच्छा स्कोर कर गए हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर या तो आपने अगर PG किया है हिंदी में और इंग्लिश एक सब्जेक्ट था, या तो आपने PG किया इंग्लिश में और हिंदी एक सब्जेक्ट था, और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 50% से ज़्यादा मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में क्या किया है वो आपने फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, दोबारा रिपीट करके सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया राजभाषा अधिकारी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आते हैं हमारे फाइनल पोस्ट के ऊपर, जो कि है जनरल पोस्ट के ऊपर। जनरल पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत ही सिंपल है और कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट को, ये बात तो आप समझ के चलिए। तो अब हम देखने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए जनरल पोस्ट। नाबार्ड ग्रेड ए जनरल के अंदर 15 अलग अलग तरीके के पोस्ट हैं। इन 15 अलग अलग तरीके के पोस्ट में सबसे पहला पोस्ट है जनरल पोस्ट। तो जनरल पोस्ट है, यही वो पोस्ट है जिसको मोस्टली ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी ग्रेजुएट जिसके 50% मार्क्स से ज़्यादा आए थे ग्रेजुएशन में, वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये 45% हो जाता है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपने करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में कई बार फेल हुए हो लेकिन आप पास हुए हो फाइनली और 50% मार्क्स आपके आए हैं टोटल एग्रीगेट में, सेमेस्टर वाइज कुछ भी हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, ईयरली वाइज कुछ भी हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, फाइनल जो आपके मार्क्स निकल के आए वो 50% से ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जनरल पोस्ट का ये हो गया पहला क्राइटेरिया। अब अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% ये सब नहीं थे लेकिन आप चार्टेड अकाउंटेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज के क्राइटेरिया नहीं, कोई कुछ क्राइटेरिया नहीं। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरीट हो, तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप CA हो, CS हो या CMA हो यानी कॉस्ट अकाउंटेंट हो, लेकिन साथ में ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। कितना परसेंटेज आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्रेजुएशन डिग्री अगर होगी, साथ में CA CS CWA होगे तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं किए हो लेकिन आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आपने MBA कर लिया है, किसी भी फील्ड से बस आपने MBA कर लिया है, तो परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही ग्रेजुएशन में ना ही MBA में आप अप्लाई कर सकते हो। और MBA का मतलब क्या है यहाँ पे, MBA तो हमारा नॉर्मल MBA और PG डिप्लोमा 2 साल का किसी ने किया है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट में। ये हो गया हमारा जनरल पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आते हैं सेकंड पोस्ट के ऊपर, जो कि है हमारा जनरल एग्रीकल्चर पोस्ट। जनरल एग्रीकल्चर पोस्ट का बहुत ही सिंपल है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर में 50% मार्क्स से ज़्यादा आए थे तो अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ आपके साथ और आपने PG कर लिया एग्रीकल्चर के अंदर और वहाँ पर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं देखने वाले। और इसके बाद के जो 5-6 पोस्ट है ना उसके अंदर सब कुछ सिमिलर ऐसे ही चलने वाला है, सबको रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पोस्ट है फूड एंड प्रोसेसिंग का, तो फूड एंड प्रोसेसिंग यानी आपका डेयरी प्रोसेसिंग वाला जो है, उसके अंदर अगर आपने BTech किया है या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री है आपकी ऑब्वियसली फूड या डेयरी के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 50% मार्क्स, 50%
50% से नीचे वाले तो अप्लाई कर ही नहीं सकते किसी पोस्ट को। तो 50% से ज़्यादा आपके आए थे फूड डेयरी वाले के अंदर, या फिर नेक्स्ट पोस्ट जो हमारा है लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस के अंदर, या फिर उसके नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और साइंस के अंदर, और उसके नेक्स्ट भी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। तो इनमें से जितने भी पोस्ट अभी मैंने आपको बताया ना, ये 4 पोस्ट, इन चारों पोस्ट के अंदर इनमें से किसी भी जो नाम लिखा हुआ है उसमें ग्रेजुएशन में या तो 50% ज़्यादा मार्क्स आए हों, या फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% ज़्यादा मार्क्स आए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका मतलब क्या, ये सब्जेक्ट्स का मतलब आपका माइनर नहीं है, आपने MBA किया हुआ है या फिर आपने एग्रीकल्चर किया हुआ है और वो आपका माइनर था, नहीं, आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए जिसका नाम यहां पर लिखा गया है। तो ये हो गए हमारे इन 4 पोस्ट जिनका सिमिलर था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर जो कि है जियो इन्फॉर्मेटिक। इसके अंदर अगर आपने बीटेक किया है या फिर आपने BSc किया हुआ है जियो इन्फॉर्मेटिक में 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपने ME MTech MSc किया है जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ तो 50% मार्क्स से ज़्यादा तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर भी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका नेक्स्ट है उसके अंदर भी ऐसा ही है, या तो PG किया हो या तो आपका UG किया हो 50% मार्क्स के साथ सेम इन फील्ड के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया 2-3 पोस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर जो कि है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीट का, दोनों एक जैसा ही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीट का अगर आप CA हो CS हो, सारे लेवल पास होने चाहिए, ठीक है, मेंबरशिप नंबर आपके हाथ में होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी ग्रेजुएशन डिग्री के। आप यहाँ पर इन दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। पहले वाले में ग्रेजुएशन डिग्री का रिक्वायरमेंट था ना, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और मैं पर्सनल सजेशन देता हूँ, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो रहा तो इस पोस्ट को भरना, जनरल के अंदर मत भर देना। मतलब जो हमारा सबसे पहला था RDBS के अंदर जो जनरल था ना वो नहीं भरना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला भरना। उसका कट ऑफ आपका 100 जाएगा, इसका आपका CA का कट ऑफ जाएगा 25, 30, 50 ऐसे जाएगा कट ऑफ। तो आप इस वाले को भरना सिवाय उसके, ठीक है। और एक बेवकूफ सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोग ऐड कर देते हैं, क्यों करते हैं मुझे पता नहीं। ऐसा कर देते हैं कि जितने भी CA लेटेस्ट में निकले हैं, नए में निकले हैं, ऐसा शायद कर दें लोग कि जितने भी CA बने हैं 2021 के अंदर, शायद ये ना भी करें क्योंकि काफ़ी एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं, तो 2020 वाले को भी चांस दें। वरना ये कहते क्या है कि जितने भी लेटेस्ट अभी नए CA बने हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, वरना दूसरे नहीं कर सकते। यानी जो नवंबर में या फिर अभी जो जैन में बने होंगे ना, 2021 में जैन में इस साल बने होंगे, वही अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। अभी नोटिफिकेशन में चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर छोटे मोटे जितने भी चेंजेस आएंगे 4-5 उसके बारे में आपको डिटेल दे दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं। नेक्स्ट 2 पोस्ट है, उसके अंदर बहुत एक कॉमन चीज है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस और HR यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन दोनों के अंदर क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है फाइनेंस में, यानी मतलब BBA किया हुआ है, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज भी किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो विद 50% मार्क्स हो। वैसे ही HR के अंदर अगर आपने BBA किया है, HR आपका मेजर था उसके अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर एक क्राइटेरिया बहुत अलग है। इन दोनों के अंदर अगर आपने MBA या फिर PG डिप्लोमा किया है, फाइनेंस के अंदर फाइनेंस में MBA किया होगा और HR वाले के अंदर आपने HR में MBA किया होगा, तो परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना भी परसेंटेज आया हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और हमारा आखिरी पोस्ट है स्टैट्स। अगर आपकी UG या PG दोनों में से कोई डिग्री है, स्टैट्स में 50% मार्क्स से ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे के सारे पोस्ट का। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं पर्सनली आपको बताता हूं कि जितने भी ये पोस्ट बताया हूं ना मैं आपको, जनरल के अंदर अप्लाई मत करना, ठीक है। कट ऑफ सबसे ज़्यादा उसका जाएगा। अगर आपके पास कोई और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, CS होगा, CA होगा, MBA होगा, तो आप उसमें अप्लाई करना यार, बहुत कम कट ऑफ जाता है। जनरल में अप्लाई मत करना। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो कि एग्जामिनेशन पैटर्न, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद है मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद है आपका इंटरव्यू। तो चलिए सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न देखते हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशन में कॉमन है, मतलब NABRD ग्रेड A की जितनी पोस्ट है वो और NABRD ग्रेड B, इन सबके अंदर प्रीलिम्स का पेपर एकदम एक जैसा है, एकदम कॉमन है। तो चलिए सबसे पहले प्रीलिम्स का पैटर्न देखते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो आपके टोटल 7 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहला पेपर होगा आपका रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद आपका कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और आपका क्वांट, तीनों ही 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों आपके 40-40 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का पैटर्न। ये सारे का सारा पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज
लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश वाले सेक्शन को ऑब्वियसली छोड़ करके। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पे 1/4 की। और यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ ही आपका निकलने वाला है। तो अब हम आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 कॉमन है सारे के सारे एग्जामिनेशंस के अंदर ही, मतलब आप आरडीबीएस भर रहे हो, आरडीबीएस बोल रहा हूँ ना, जनरल लिखा हुआ है ना, आरडीबीएस जनरल एक पोस्ट है, आरडीबीएस आपका सेक्शन है, उसके अंदर जनरल एक पोस्ट है, जनरल एग्रीकल्चर जहाँ पे पोस्ट है, सीए है, सीएस है, वैसे ही आरडीबीएस वो मेन कैटेगरी है हमारा, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस। तो जो आपका आरडीबीएस हो चाहे कोई भी पोस्ट हो, उसके अंदर जो आपका मेंस का पेपर 1 है वो कॉमन है। मेंस का पेपर 1 आपका इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इंग्लिश का अगर आपको नहीं राइटिंग प्रैक्टिस है तो यहां पर आप फेल हो जाओगे। तो इंग्लिश की राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए इस सेक्शन को टैकल करने के लिए। 100 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर होने वाला है, जिसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 1.5 घंटे। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। अब हम आते हैं पेपर 2 के ऊपर। पेपर 2 के अंदर चीजें अलग होंगी, सब एग्जामिनेशन के हिसाब से अलग अलग होगी। तो पेपर 2 के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एनएबीआरडी ग्रेड ए में आरडीबीएस जो था ना, आरडीबीएस के अंदर देखते हैं कि क्या होगा। आरडीबीएस के अंदर जनरल के लिए एक अलग पेपर है और बाकी सारे पोस्ट के लिए अलग पेपर है। जनरल के लिए आपका एक पेपर होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का, बस एक ये सिंगल पेपर आपका होगा। इसके बाद इसके नीचे जितने भी पोस्ट थे ना आपके जनरल के नीचे, सीए था, सीएस था, जो भी था, वहां पे आपका स्पेशलाइज्ड पेपर होगा, मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा ना उसके ऊपर वो आपका पेपर लेंगे, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और वही जनरल वाला भी आपका 1.5 घंटे का 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं राजभाषा अधिकारी के लिए ग्रेड ए के अंदर। तो उसके अंदर आपका एक पेपर होगा ट्रांसलेशन का, अगेन 1.5 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा पेपर। तो ये आपका पेपर होगा स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। और वैसे ही आपका जो पहला जनरल पेपर होगा ना, वो ग्रेड बी के लिए भी आपका वही जनरल का पेपर कॉमन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेंस का पैटर्न। जो इन सबको पास कर लेगा वो आएगा लेवल 3 के ऊपर, हमारे इंटरव्यू के ऊपर, जो कि 25 मार्क्स का है। जो इन सबको पास करेगा, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपकी नौकरी यहाँ पर लग जाएगी। तो ये हमने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर। बुक्स के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, आपको बहुत फेमस बुक है, बता चुका हूँ पहले भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर लेना, उसको आप ले सकते हो। रीजनिंग का सब कुछ कवर्ड हो जाएगा उसके अंदर। अब बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट के अंदर ना फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक में आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ अरिहंत पब्लिकेशन की। ठीक है वो किताब, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं आएगी, यहाँ पर एक लेवल ऊपर चाहिए। मतलब ये किताब काम ऐसी है नहीं कि आप बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन 70% आप कवर कर पाओगे इस सिलेबस का। लेकिन अगर आपको चाहिए पूरा कवरेज तो मैं आपको एसेंशियल क्वांट की एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, एक लेवल ऊपर की किताब है इस बुक से, वो रिकमेंड करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दूंगा, आप उसको परचेज कर सकते हो। और मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप एनएबीआरडी ग्रेड ए ग्रेड बी का मॉक टेस्ट देना चाहते हो बहुत सस्ते में, मतलब इस देश में सबसे सस्ते में, तो आप noornikhil.in पे चले जाना, वहाँ पर बहुत सस्ते में अवेलेबल है, 99 रुपये में अवेलेबल है मॉक टेस्ट, आप उसको भी अवेल कर सकते हो। तो क्वांट के बाद बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में बात करें तो एसेंशियल इंग्लिश बुक सफिशियंट है इस नौकरी के लिए, आप उसको परचेस कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले तो आपको लूसेंट परचेस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद आपको सेकंड करना है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस की बुक आपको चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर से चीज़ें आने वाली हैं। इसके बाद आपको बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन आती है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए बहुत हाई लेवल एग्जामिनेशन है, इसीलिए मैं कोर्सेस रिकमेंड कर रहा था आपको, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन है, आपको उसको परचेस करना है, वहाँ पर आपकी बहुत कुछ चीज़ें सॉल्व होंगे उस पर्टिकुलर मैगजीन्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं जो कि कंप्यूटर नॉलेज का है। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी एक बुक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वो बुक बहुत काफ़ी है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा आपको उसकी फोटो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। यहाँ पर जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो सबसे पहले तो आपको योजना पढ़ना पड़ेगा लास्ट 6 मंथ का। हर मंथ का एक योजना आता है, मेरे ऐप में अवेलेबल है फ्री में, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आपको योजना पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको नीति आयोग का जितना भी आता है ना PDF, उनकी वेबसाइट पे आता है, वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी चीज़ें चेंजेस होती हैं वहाँ पे। इसके बाद आपको NABRD से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ निकल रही है वो सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। फोर्थ आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा 11th और 12th का,
जो NCERT का सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा नहीं है, आप अभी ग्रेजुएट हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। वरना कोई भी आपका आसपास का चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट होगा ना, उसके पास मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा स्टूडेंट, 12th पास जो एंट्रेंस देते हैं, CPT देते हैं, वो पतली सी इकोनॉमिक्स की बुक आती है उनके पास, मैक्रो और माइक्रो दोनों होता है उसके अंदर। आप उनसे बुक ले लेना और उसको पढ़ लेना। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं करना तो इंडियन इकोनॉमी की एक और किताब आती है, समथिंग पांडे करके राइटर हैं, मैं उसको भी डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पे, आप उसको परचेस कर सकते हो। लूसेंट के इकोनॉमी सेक्शन से यहाँ पर आपका काम नहीं चलने वाला, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, जो कि आपका एग्रीकल्चर के ऊपर जो टॉपिक है उसके लिए है। एग्रीकल्चर का टॉपिक कवर करने के लिए एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव करके एक बुक आती है, आई थिंक विशाल पब्लिकेशन की भी ठीक है, जैन पब्लिकेशन की भी ठीक है, मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा फोटो, दोनों में से आप कोई परचेज कर सकते हो। इन बुक्स को पढ़ लोगे तो आप टॉपर में होगे इस एग्जामिनेशन के, नॉर्मल बंदों में आप नहीं होगे। तो ये हो गया हमारे बुक्स। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में सबसे पहले क्वांट का देखते हैं, जिसके अंदर है सबसे पहला टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन। और अच्छा, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, काफ़ी अच्छी किताब है। डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फोटो भी यहाँ पर दे दूंगा, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। तो क्वांट का सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, प्रॉब्लम्स ऑन हेजेस और परसेंटेज। योग्य क्वांट। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक है पजल। उसके बाद आपका साइलोजम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग वाले होते हैं जो, मिसलेनियस, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन, लीनियर अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, डाटा इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग और ऑर्डर एंड रैंकिंग। रीजनिंग के बाद आते हैं अब इंग्लिश के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आउट, आइटम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलर्स, सिंगल डबल, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स, वो भी स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर को लेकर के। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, उसके बाद इंपॉर्टेंट पीपल इन द न्यूज़, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट्स। अब हम आते हैं कंप्यूटर के सिलेबस पे। सबसे पहला टॉपिक है नेटवर्किंग, उसके बाद DBMS यानी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद आपका इंटरनेट, एब्रीविएशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर के टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है एग्रीकल्चर, उसके बाद क्लासिफिकेशन, फील्ड ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद एग्रो क्लाइमेट जोन्स, प्रॉब्लम्स ऑफ डायरलैंड एग्रीकल्चर, सीड प्रोसेसिंग, मेटलर्जी, वाटर रिसोर्स, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, फिशरिंग। उसके बाद आपका आप देख सकते हो बहुत सारा रूरल डेवलपमेंट, बहुत कुछ है यहाँ पे, एग्रोनॉमी, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड प्रोडक्शन, आप देख सकते हो बहुत सारा सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही यहाँ पर आपके टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर, उसके बाद इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया और प्राइवेटाइजेशन, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, उसके बाद आपका मेजरिंग पॉवर्टी, उसके बाद आपका राइट में पॉपुलेशन ट्रेंड्स है, फिर लेफ्ट में आते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उसके बाद राइट में रूरल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, वो अपने बारे में ये टॉपिक है, मतलब रिफॉर्म्स इन बैंकिंग, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल जस्टिस। ये आपका सिलेबस हो गया इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का। अब आई थिंक हमने सब कुछ देख लिया है, अब हमारा बस एक ही चीज बचा है, वो है कट ऑफ। तो हम कट ऑफ की बात करें तो आप स्क्रीन पे देखिए, लास्ट ईयर का कट ऑफ जनरल का कट ऑफ गया था 118, इसके बाद आपका जनरल एग्रीकल्चर का कट ऑफ गया था 99। आप देख सकते हो कट ऑफ आपके सामने दिख ही रहा होगा, आप जनरल का कट ऑफ देखिए तो उसके अंदर आपको दिख रहा होगा, देखिए कंपनी सेक्रेटरीट सिर्फ 2-3 सीट ही था तो 50 कट ऑफ गया था, फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का 57 कट ऑफ गया था। नीचे देखिए आपका राजभाषा अधिकारी का कितना कम कट ऑफ गया, 34 कट ऑफ गया है, बहुत कम कट ऑफ बोल देंगे इसको, लेकिन ऊपर देखिए कितना ज्यादा कट ऑफ है एग्रीकल्चर के अंदर 99, 118 ऊपर जनरल का कट ऑफ है, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है जनरल के लिए, और मतलब जनरल कैटेगरी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जनरल पोस्ट के लिए। और आपका जो स्पेसिफिक पोस्ट है ना, जो CA वाले पोस्ट है, उसके अंदर 50, 60, 70 मतलब समझ रहे हो 50% से भी कम आपके कट ऑफ जाते हैं। SC ST कैंडिडेट आप होते तभी भी जो आपका कट ऑफ था उससे भी कम आपका कट ऑफ जाता है, तो कट ऑफ का रोना आपके लिए अब यहाँ पर नहीं है, और ये सारे कट ऑफ आउट ऑफ 200 ही हैं। तो कट ऑफ देख लिया आपने, इस बार भी कट ऑफ का जो रेंज है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैंने आपको बता ही दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो बस यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपका ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।